हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज बोर्ड इजी लेकर के आई है मॉडल सेट प्रश्न पत्र जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसका एक सॉल्यूशन वीडियो। बच्चों, यह साइंस का वीडियो है जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसको करवाने वाला हूं। इससे पहले आपने फिजिक्स वाले सर से फिजिक्स का पोर्शन को पढ़ा है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चंस आपको बिहार बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र में आपको दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसको समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारे सामने पहला प्रश्न है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, आखिर बताइए उस घोल का पीएच क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमको घोल की प्रकृति को समझना होगा, घोल किस तरह का है। हम आप जानते हैं बाबू कि जो लिटमस पत्र है उसका जो लिटमस जो घोल होता है जिससे लिटमस पत्र बनाया गया है, लिटमस घोल जो होता है, लिटमस घोल की मैं बात कर रहा हूं। लिटमस घोल जब अम्लीय माध्यम में जाता है, कब? अम्लीय माध्यम में जाता है, तो अम्लीय माध्यम में जाने पर, अम्लीय माध्यम में जाने पर वह लाल रंग प्रदान करता है। कैसा रंग? लाल रंग प्रदान करता है। और जब जो लिटमस घोल है वह क्षारीय माध्यम में जाता है, क्षार में जब आप उसको दीजिएगा तब क्षारीय माध्यम में है वह नीला रंग प्रदान करता है। कैसा? नीला रंग प्रदान करता है। यह तो हुई लिटमस की बात। अब लिटमस को क्या किया गया, इससे पत्र तैयार किया जाता है इस घोल से। एक लाल लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र। जो लाल लिटमस पत्र है वह क्षार को जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल लिटमस पत्र से अगर हम अम्ल में उसको डालेंगे तो लाल रंग ही प्रदान होगा, तो रंग में परिवर्तन हमको आपको पता नहीं चलेगा, तो हम जांच नहीं पाएंगे कि यह अम्ल है कि क्या है। इसीलिए जब हम अम्ल को जांच करेंगे तब हम नीले लिटमस पत्र का उपयोग करेंगे ताकि रंग में परिवर्तन का पता चल सके, क्योंकि जो अम्ल होगा वह नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। जब हम क्षारीय माध्यम को हम जांच करना चाह रहे हैं कि ये जो घोल है वह क्षार है कि नहीं, तब हम लाल लिटमस पत्र का उपयोग करेंगे ताकि रंग में परिवर्तन से पता लग सके। अगर वह लाल लिटमस पत्र नीले रंग में बदल जाता है मतलब वह क्षार है घोल। चलिए, ये तो बात हुई लिटमस की। मैं बात कर रहा हूं अब पीएच की। अगर मैं बात करूं पीएच की तो पीएच स्केल की बात कर रहा हूं मैं। तो बाबू अगर हम कहें इसकी, तो जो 7 से कम होता है, 7 से कम पीएच मान किसका होता है? अम्ल का। 7 हो अगर पीएच मान तो वह उदासीन है। वह क्या होगा? उदासीन होगा। और अगर 7 से अधिक है, अगर 7 से अधिक है बाबू, अगर 7 से अधिक है पीएच मान तो वह क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। वह कैसा होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का। 7 से जितना पीछे आएंगे, जितना कम होगा अम्ल उतना ज्यादा ही क्या होते जाएगा? तो सांद्र होते जाएगा, उतना मजबूत होते जाएगा। और जितना ही 7 से ऊपर चलते जाएंगे 14 तक, उतना क्षारीय पदार्थ वह होते जाएगा। अब कह रहा है एक घोल नीला लिटमस को लाल में बदल दिया, तो कौन है वह लाल रंग में बदलने वाला? अम्ल। और अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, तो इसमें देख लीजिए 7 से कम कौन है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। तो बाबू 0 से 7 से पहले, 0 से शुरू करिए, 0 से ऊपर और 7 से कम, यानी कि 6.9 तक का जो पीएच मान वाला होगा वह अम्लीय प्रवृत्ति वाला होगा घोल। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को हम आप समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपका है, जो बताइए आखिर जो लोहे की परमाणु संख्या है वह कितनी है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? मैंने कहा है, आपको पढ़ाया भी था कि लोहा जो है, ठीक है, उसकी परमाणु संख्या तो चलिए हम जानते हैं कि 26 है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लेकिन एक बात देखिए, यह जो 26 नंबर पे आता है कौन?
आयरन आता है, लोहा। इसका अर्थ यह है कि उसके परमाणु के नाभि में जो है वह 26 प्रोटॉन होगा और उसके चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी कक्षाओं में वह भी कितने होंगे, 26 होंगे। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभि में जितना प्रोटॉन होता है वही उसका परमाणु संख्या होता है। उस परमाणु संख्या से हम आप क्या कर सकते हैं, तो किसी की वैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं ना, संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं, या फिर यह भी जांच कर सकते हैं कि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये सब हम आप जान सकते हैं। धातु अधातु की भी पहचान कर सकते हैं। अगर हम कह सकते हैं कि अंत में किसी भी तत्व के अंत में क्या है बाबू, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है उसके एटम में, तो हम क्लियर कह देते हैं कि वह धातु है और वह अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है और इस तरह से उस पर क्या आ जाता है, धनायन आ जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही एक सजेशन दिया था, 1 से 30 तक, कम से कम 1 से 30 तक के परमाणु संख्या को आप याद रखें, उसके तत्वों को और उसके संकेतों को। तो 26 नंबर पर आता है लोहा। आगे चलते हैं बाबू। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने कहा था अगर आपको परमाणु संख्या मालूम है, एटॉमिक नंबर मालूम है, तो आप ये निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए बाबू, कक्षाओं का नाम कुछ इस तरह से है, K L M N, और इस तरह से इसमें नंबरिंग होता है कि पहले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या सुसज्जित की जाती है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें सल्फर की परमाणु की, तो सल्फर आता है कितने नंबर पर, तो सल्फर आता है एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु संख्या कितना है, इसका परमाणु संख्या है बाबू 16। कितना, 16 है इसकी परमाणु संख्या। 16 है परमाणु संख्या, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में क्या होगी, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो इसमें प्रोटॉन 16 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 16 ही, क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो 16। अब इलेक्ट्रॉनिक ना हमको क्या कहना है कि सबसे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए पहली कक्षा, अगर हम नाभि को छोड़ की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में बताइए, इसको अगर हम तोड़े तो किस तरह से टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, 2 8 10, 6 16, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, दूसरी कक्षा में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं बात कर रहा हूं 8 इलेक्ट्रॉन हुए, और सबसे आखिरी कक्षा जो है इसमें इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से जो अंतिम कक्षा में, सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सल्फर की, वो कितनी है, तो 6 है, क्योंकि ये 16 नंबर पर आता है। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, अच्छा 16 पर आता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में बचा 6, 2 8 10 6 16। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। आगे है बच्चों, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखिए बात आई, होता क्या है, कुछ ऐसे धातु हैं जो क्या करते हैं, आसानी से, वो आराम से जो वायु है उसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर अपना ही ऑक्साइड का परत चढ़ा लेते हैं, तो वो सुरक्षित हो जाते हैं, संचारण नहीं हो पाता। ऐसे में मैग्नीशियम, हम लोग कहते हैं ना कि मैग्नीशियम को जलाने से, मैग्नीशियम की रिबन को जलाने से पूर्व हम उसको रेगमाल से साफ करते हैं, सैंड पेपर से साफ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो बना हुआ है उसके ऑक्साइड का लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत, वह सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक उसी तरह से एल्युमिनियम भी क्या करता है, वायु के संपर्क में रहता है तो अपने ऊपर एक एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड बना लेता है और उसकी परत उसकी सुरक्षा करने लगता है। उसी परत को अगर और मोटा कर दिया जाए
तब एल्युमिनियम को और सुरक्षित और मजबूत बनाया जा सकता है, तो उसके ऊपर और मोटा परत एल्युमिनियम ऑक्साइड का चढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण प्रक्रिया कहते हैं बाबू, एनोडीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो जो खाली होगा बाबू, है ना, जो खाली होगा वही सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील होगा। अब देखिए, एक कार्बन है, कह रहा है इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन को चाहिए होता है 4, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के कह रहा है, हाइड्रोजन भी कितना है? तो हाइड्रोजन भी कह रहा है 4 गो है। हाइड्रोजन भी कितना है बाबू? तो 4 गो है। तो 4 गो हाइड्रोजन के साथ अगर एक कार्बन संबंध बनाना चाहे तो आराम से सहसंयोजी आबंध बनेगा, CH4, है ना। C चारों तरफ से एक एक H के साथ क्या करेगा? संबंध बना लिया, तब तो ये भाई सेटिस्फाइड है, इसको तो और किसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए आइए बी नंबर पर आते हैं, देखते हैं। ये कहता है कार्बन 2 है, ठीक है भाई, कार्बन 2 है, एक कार्बन को चाहिए कितना? तो 4। दूसर का कार्बन है, इसको भी चाहिए होगा 4 ही। कहता है 6 गो हाइड्रोजन है, ठीक, 6 हाइड्रोजन, एक यहां, एक यहां, एक यहां, है ना, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कार्बन की जरूरत यहां भी पूरी है, यानी कि कहिए तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन है और जो है एकल सहसंयोजी बंधन बनाया बाबू, और 6 हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये भी तो क्या है, इसको भी और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है। C2H4 को देखते हैं। अब यहां कंडीशन खराब हो जाएगा। देखिए, कार्बन 2 था तो 6 हाइड्रोजन के साथ इसकी जरूरतें पूरी हुई। अब कार्बन तो 2 है लेकिन 4 ही हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन कम रहा है। अब इसको द्विआबंध बनाना पड़ेगा, बीच में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा कार्बन कार्बन के बीच, यानी कि इसको और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, है ना। यानी कि ये क्या होगा? अभिक्रियाशील होगा। ये क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील होगा। अच्छा, एक बार C3H8 को भी देख लेते हैं। C3 है, C3 है, H कितने हैं? 8 हैं। तो देख लेते हैं कहानी कहां जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए सारी जरूरतें पूरी। तो एक C2H4 ही बचता है जिसकी जरूरतें अभी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण, है ना, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब क्या करता है? रिएक्शन करता है ना, उसी का रिएक्शन से ना हमको क्या मिलता है बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये जो 1 नंबर में दिया है ये क्या है? रंगाई पुताई का काम आता है ना इसका, है ना, व्हाइट वॉशिंग का काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके साथ जब और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो और चमकीला हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बना लेता है ना। अब बचा CaHCO3, यही क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। और क्या रहा? जो दूधिया रंग का हुआ था अब उसका दूधिया रंग फिर से गायब हो जाएगा, है ना। लेकिन बचा बीच में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये सही जवाब है, यह विरंजक चूर्ण है। इसको बाबू ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब है आपके सामने बेहद ही एकदम बेसिक सा सवाल है कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उसको क्या कहा जाता है? अगर आप थोड़ा सा याद करें अपनी क्लास की बातों को तो जानिएगा कि देखिए तीर के पीछे जो लिखा जाता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को लिखा जाता है। इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके जो बनाते हैं, जो रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का, उसको उत्पाद कहते हैं। उसको उत्पाद कहते हैं या उसी को प्रतिफल कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं।
और जो उत्पाद होता है इसे प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, और ये जो तीर है ना, यह रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है, इधर से इधर हो रहा है ना, इससे ये बन रहा है। आइए आगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाएगा? उत्पाद नहीं, वो तो उसका फल है। अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी, 32 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, टूथपेस्ट होता है ना। हम लोग जब खाना खाते हैं, है ना, तो जब हमारा पीएच मान क्या होता है? घट जाता है। जब खाना खाते हैं तो हमारा जो मुंह है ना, इसमें बहुत सारे दांतों के पास बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो अम्ल उत्पन्न करना शुरू करते हैं, तो हमारा मुख अम्लीय होने लगता है। और अम्लीयता को अगर नष्ट ना करें तो दंत क्षय होगा, है ना, फिर दांत खराब होगा, सड़न आएगी उसमें। तो हम आप टूथपेस्ट करते हैं, हम आप क्या करते हैं? उदासीन करने की कोशिश करते हैं और क्षारीय बनाते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट एक क्षारीय पदार्थ है जो हमारे मुख के अम्लीयता को खत्म करता है ना। चलते हैं आगे और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल ग्रुप है? COOH। ये जो COOH वाला ग्रुप है, इसी समूह को कार्बोक्सिल समूह कहा जाता है बच्चों। आइए आगे, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो दो के कारण, एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा, इसको याद रख लीजिएगा, या तो सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है ना। अम्ल वर्षा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण या फिर सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है ना। तो दोनों में से अगर दोनों दे दिया तो आपको ऑप्शन मिलेगा ये और ये दोनों, या एक भी दिया है तो आपका नजर उस पर चला जाना चाहिए। अच्छा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यही कराएगा अम्ल वर्षा। अच्छा, सल्फर का ऑक्साइड है, यही कराएगा अम्ल वर्षा, है ना। तो इसमें देख लीजिए सल्फर या नाइट्रोजन का ऑक्साइड। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपके पास सल्फर का ऑक्साइड दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, निकेल की परमाणु संख्या क्या है? बाबू 28 नंबर पे आता है निकेल। इसको बिल्कुल आप 1 से 30 तक मैंने कहा है, आप याद रखिए। निकेल की परमाणु संख्या 28। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक जांच परख नली ली गई है। क्या ली गई है? एक जांच परख नली ली गई है, और उस जांच परख नली में क्या लिया गया है? विलयन एक लोहे की कील को डुबोया जाता है। ठीक है, मतलब एक जांच परख नली में विलयन है और उसमें लोहे की कील को डुबोया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन कौन सा था? चलिए भाई, आपको ये सारा दे दिया है ना, इन सारा का विलयन, तो आप देख लीजिए ZnSO4 है ना, और इसमें क्या दे दिया गया? Fe दे दिया गया। तो बताइए क्या होगा, है ना। FeSO4 का विलयन है और इसमें Fe डाल दिया गया, तो बताइए क्या होगा? CuSO4 है, इसमें Fe डाला गया तो क्या होगा? और Al2SO4 होल 3 है और इसमें Fe डाल दिया गया तो क्या होगा, ये बताइए। तो जाहिर सी बात है कि अगर Fe है, Fe डाला गया, तो Fe तो जिंक के बाद आता है सक्रियता श्रेणी में जो धातुओं की, है ना। Fe तो कमजोर है Zn से, जिंक से, और इस कारण से कम रिएक्टिव, कम अभिक्रियाशील होने के कारण Fe नहीं हटा सकता Zn को, तो यहां कोई अभिक्रिया नहीं होगी। Fe को क्या हटाएगा भाई? FeSO4 का पहले से रंग, इसके जलीय विलयन का पहले से रंग हरा है, और इसका जो हरा रंग है बदल ही नहीं सकता। कैसे बदलेगा? Fe खुद के कलर को कैसे चेंज कर लेगा, है ना। अब बचता है CuSO4, तो CuSO4 नीले रंग का होता है, CuSO4 नीले रंग का होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट को तूतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतिया कहा जाता है। और इसका एक और नाम भी है नीलथोथा, यह नीले रंग का होता है। इसका जलीय विलयन में Fe को डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है Cu जो है वह जो है कम अभिक्रियाशील है, किसके तुलना में? लोहे के तुलना में। तो Fe क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस, विस्थापित कर देगा और बनाएगा FeSO4 का घोल,
और Cu जो है बाबू वो हटा दिया जाएगा। Cu क्या हो जाएगा? Cu हट जाएगा और ये जो FeSO4 है हरे रंग का हो जाएगा। यहां हम जानते हैं FeAl को नहीं हटा सकता, एल्युमिनियम को, तो नो रिएक्शन। तो एक कॉपर सल्फेट ही बच गया ना, जिसमें से जो लोहा है वह कॉपर को क्या करेगा? Cu को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, है ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ यहां पर, है ना। Fe ने क्या किया? Cu को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया। तो नीले रंग का तूतिया, नीले रंग का CuSO4 क्या हो गया? हरे रंग का आयरन सल्फेट बन गया, है ना। तो रंग में परिवर्तन देखने को मिला। उस जांच परख नली में निश्चित रूप से CuSO4 होगा, है ना। चलते हैं हम आप अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इथेनॉल को जब गर्म किया जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो कौन सा गैस निकलेगा? तो इसके साथ जो गैस निकलेगा वह क्या है? वह है C2H6। C2H6 जो है वह रिलीज होता है, यह निकलता है कब? जब इथेनॉल को गर्म किया जाता है अम्ल के साथ। कौन से अम्ल के साथ? सांद्र H2SO4 के साथ। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा जो है, ग्रेफाइट जो है, ये सब क्या है? कार्बन के अपरूप है। तो कार्बन का ऑप्शन नंबर डी। यहां आपका कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन का अपरूप है हीरा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने को कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर तक का। 2 किलोमीटर तक का लंबा तार आप खींच सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम सोने के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय है? तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? वह जल में विलय होता है। ग्लूकोज क्या होता है? जल में विलय होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर, तुमको कह रहा है बाबू निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय होता है। देखिए, आपने यह 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज है वह विलय तो होता है जल में, है ना। ऐसा लगता है कि यह समांगी मिश्रण है, लेकिन यह विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं वह पूरी तरह से जल में नहीं घुलते, है ना। लेकिन हाँ, इस तरह से घुले होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी ना दिखे, है ना। इसीलिए इसका ऑप्शन आप ग्लूकोज, आपके दिमाग में है कि ग्लूकोज, यस, हाँ, ग्लूकोज घुल जाता है पानी में, है ना। ये मार करके मत आइएगा। सही आंसर जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जल में पूर्णतः विलय होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जल में क्या होता है? पूर्णतः घुलनशील होता है, तभी तो हमारे रक्त में वह मिश्रित होकर के चला आता है ना। चलिए, इधर से ऑक्सीजन को तो ले जाता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन चिपक जाता है, जाके जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर चल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाबू उधर से आता है, जो हमारा रक्त है उसमें विलय होकर के ही, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होता है। निम्नांकित में कौन अमलगम है? अमलगम होने का पहला शर्त, उसमें पारा होगा, Hg, मरकरी। मरकरी के साथ कोई अन्य धातु होगा तो वो अमलगम बनाएगा। तो देख लीजिए किसके साथ मरकरी है, जिंक है, Sn है, Sn है, एक Hg वाला, ये Na वाला ही है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आइए अगला प्रश्न है, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? बाबू, एथिलीन का जो IUPAC नाम है वह एथीन है। क्या है? वह क्या है बाबू? एथीन है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह क्या है? जैसे ही देख लीजिए ब्यूटेनॉन है मतलब नॉन, है ना, तो वो कीटोन है। क्या है? क्रियाशील समूह कौन सा है? कीटोन है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, 44 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एल्काइन कह रहा है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन की अगर बात करें तो बताइए, एल्काइन में 2 कार्बन होंगे उसके परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनेंगे? तो इसको तो आपने किया होगा, है ना। यह जो अल्काइन की बात की जा रही है, इसमें बताइए कार्बन कार्बन के बीच सबसे पहली बात तो ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना।
क्योंकि इसमें क्या होना है, एक से अधिक कार्बन कार्बन के बीच बंधन बनना है। तो बताइए इसमें जो होंगे अल्काइन जो होता है बाबू, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 सहसंयोजन बंधन बनता है। चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो सिनेबार जो है बाबू वह पारा यानी कि मरकरी का क्या है, अयस्क है। आगे चलते हैं हम। अब अगला प्रश्न हमारा आपका है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। तो आप लोग जानते हैं कि जो मध्य में आते हैं, जो कि न ज्यादा अभिक्रियाशील है ना ही वो बहुत नीचे है, मिडिल में है, बीच में है, वो अभिक्रियाशील है, मध्यम है ना। तो ऐसे जो धातु हैं वह क्या होते हैं, तो या तो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। तो जो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं है ना, उसका हम लोग निस्तापन करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में उसको हम उच्च ताप पे गर्म करते हैं। और जो सल्फाइड अयस्क है उसका हम भर्जन करते हैं। क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, जिसे हम आप द्रवण विधि भी कह सकते हैं, जिसे हम आप क्या कह सकते हैं, द्रवण विधि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो जल का वैद्युत अपघटन होता है इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कैथोड लेते हैं हम आप है ना, एक बैटरी से जोड़ते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से हम जोड़ते हैं दोनों को, एक प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है। इसको हम 2 जांच नली से क्या करते हैं, परख नलियों से ढक देते हैं, इसमें जल भर देते हैं है ना, कारण कि जल का विद्युत अपघटन कराना है। इसमें थोड़ा सा हम H2SO4 डाल देते हैं, कुछ बूंदे, ताकि क्या हो, तो शुद्ध जल जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। तो उसमें जैसे ही जाएगा इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, तो वह उस शुद्ध जल को क्या बना देगा, विद्युत का सुचालक बना देगा। इसलिए हम उसमें अम्ल डालते हैं। तो कह रहा है कि किस पर, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो टूटना है यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, विद्युत के कारण क्या होगा, अपघटन होगा। किसका अपघटन, जल टूटेगा। तो याद रखिएगा, जो एक बात बोलिए, H प्लस होता है O माइनस होता है ना, O माइनस, H क्या होता है, प्लस वाला होता है। तो H के पास प्लस आयन होता है, ऑक्सीजन के पास माइनस आयन होता है। तो माइनस वाला प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, तो जाहिर सी बात है प्लस वाले को एनोड कहा जाता है, प्लस वाले को एनोड कहा जाता है, ठीक है। और जो माइनस वाले होते हैं उसे कैथोड कहा जाता है, उसे कैथोड कहा जाता है। तो जो कैथोड की बात मैं कर रहा हूं, तो कैथोड पर प्लस वाला जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला है। तो इस पर जो बुलबुले होंगे, इस पर जो बुलबुला होगा कैथोड पर, वो हाइड्रोजन का होगा। और एनोड पर जो बुलबुला होगा वो ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस वाला प्लस वाले की ओर आकर्षित होगा, और जो हाइड्रोजन प्लस वाला है वह कैथोड की ओर आकर्षित होगा। इसको आप बच्चों याद ऐसे रख सकते हैं कि देखिए, आपके पास वॉवेल, आपको अंग्रेजी में याद है वॉवेल A-E-I-O-U, ये 5 वॉवेल होते हैं, हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं 5 वॉवेल A-E-I-O-U है ना। तो हम आप अपने याद रखने के लिए ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई, ए जो है वो वॉवेल है, और O से ऑक्सीजन, A से एनोड, वॉवेल वाले के ऊपर निकलेगा है ना। वॉवेल वाला, वॉवेल से शुरू हो रहा है ऑक्सीजन, वॉवेल से शुरू हो रहा है एनोड है ना। ए से एनोड, ओ से ऑक्सीजन, ए और ओ, तो एनोड पर निकलेगा ऑक्सीजन है ना, कैथोड पे निकलेगा हाइड्रोजन। जैसे ही आपको एक याद रह गया ना कि एनोड पे निकलेगा ऑक्सीजन, तो दूसरका पे तो हाइड्रोजन निकलना ही है ना। तो आ जाइए कहानी को लेकर के कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस निकलेगा। तो निश्चित सी बात है, कैथोड सी यानी कि वॉवेल नहीं है, तो हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए 48 का। अगला प्रश्न जो हमारा है वह निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वीय गुण वाला है। तो बाबू इसमें जो सबसे अधात्वीय गुण वाला है वह है Cl, क्लोरीन। कौन है, Cl, क्लोरीन। चलते हैं हम आगे और
अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो तूतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 होगा, कॉपर सल्फेट होगा इंटू 5H2O। 5 जो है इसमें जो है वह क्या होगा, जिसको हम क्रिस्टल जल कहते हैं, वो क्रिस्टल जल इसमें होता है, रवाकरण जल। 5 रवाकरण जल होगा, CuSO4 नीला थोथा तूतिया का सूत्र होता है। आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसमें प्रदूषण नहीं होगा। तो ऐसा कौन है? पवन ऊर्जा, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है ही, है ना। सौर ऊर्जा, ये भी है। जल विद्युत ऊर्जा, ये भी प्रदूषण मुक्त है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा, है ना। तो इनमें से सभी, आपका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी।